नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम का जिक्र करेंगे। आपको पता है कि वो 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज लखनऊ में सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं देखिए नजर आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी। और ये तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं सैनिक स्कूल में कार्यक्रम। और आज जो उनके कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो रामनाथ कोविंद अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार यानी आज लखनऊ के 2 कार्यक्रमों में दरअसल वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले यानी कि जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में वो शामिल हो रहे हैं और शाम को पीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो अभी जो कार्यक्रम की तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, इस सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश राघव जी, सैनिक स्कूल के सभी पुरातन छात्रगण, इस सैनिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संपूर्णानंद जी के परिवार के सभी सदस्यगण, कैप्टन मनोज पांडे के परिवार के सभी सदस्यगण, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सबकी ओर से आज के समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश का आज का ये सैनिक स्कूल कई मायनों में नए प्रतिमान गढ़ रहा है। अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह के भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट का यहां पर विमोचन हुआ है। इस विद्यालय के संस्थापक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जिन्होंने एक परिकल्पना की थी कि देश के अंदर सैनिक स्कूल होने चाहिए। याद करिए, ये कालखंड तब था 1960 का था। 1962 में देश पर हमला हुआ था। दूरदर्शिता यही थी कि देश आने वाले समय में किस प्रकार के सैन्य अफसर्स उपलब्ध कराएगा और उसके लिए पहले से देश का एक राजनेता उस दूरदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए हीरक जयंती समारोह में हमारे सामने एक व्यवस्था थी। रामायण में एक बात आती है, जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बीच में मैनाक पर्वत पड़ता है। उनसे कहते हैं हनुमान जी के लिए कि आप कुछ देर विराम कर लीजिए। उन लोगों में जब आपसी संवाद होता है तो उस समय भाषा सामने आती है कि आखिर क्या है सनातन धर्म।
तो उस समय एक बात आती है कि कृते च प्रति कर्तव्यम, किसी ने अगर आपके प्रति कुछ भी योगदान किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ये हमारा धर्म है। और उस धर्म का निर्वहन करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशासन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें, इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी। और आज देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष अपना 5वें सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी गोरखपुर में किया है। अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि हम उसके अंदर अधिक से अधिक सकारात्मकता पैदा कर सकें, कैसे हम हर नागरिक को क्रिएटिव बना सकें। और मुझे लगता है एक सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिसका अनुसरण करके अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस स्कूल का नाम 2017 में इसी सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र, कारगिल युद्ध के नायक के रूप में कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर इस सैनिक स्कूल का नाम भी हमारी सरकार ने 2017 में रखा और उसके नाम पर भारत माता के इस महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। याद करना, उत्तर प्रदेश का इस सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने अपनी क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लिया। और यह सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने 2018 में यह तय किया कि सैनिक स्कूल में हम बालिकाओं के भी प्रवेश को अनिवार्य करेंगे, कि आधी आबादी अपने आप को कहीं भी उपेक्षित महसूस न कर सके। इस दृष्टि से बालिकाओं के प्रवेश को भी हमने इस स्कूल के माध्यम से प्रारंभ किया। और मैं इस बात के लिए आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को अब अनिवार्य कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया युग के सूत्रपात का शुभारंभ भी है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा इस प्रांगण में लगी है। कोई भी आए देखें कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने देश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना यहां पर की थी। और इस भव्य सभागार का नाम भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिक स्कूल की क्षमता दुगनी हुई है, बालिकाओं के प्रवेश को अनुमन्य किया गया है। इन सब को देखते हुए नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में और इस क्षेत्र में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक मानक गढ़ेगा, बल्कि देश के सैनिक स्कूलों के लिए भी कुछ नए प्रतिमान स्थापित करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस सैनिक स्कूल से जुड़े हुए पुरातन छात्र सैनिक स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी की सदैव मंशा रही है कि अपने पुरातन छात्रों को जोड़ करके हम वर्तमान पीढ़ी के लिए कुछ नए आदर्श और कुछ उन मूल्यों और कुछ मर्यादाओं की स्थापना करें, जिससे वह न केवल अपने भावी जीवन को बल्कि लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकें। इस दृष्टि से यह सैनिक स्कूल अपने पुरातन छात्रों के साथ यहां पर नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी पुरातन छात्र इस विद्यालय से लगातार जुड़े हुए हैं। 1 वर्ष तक चले हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना महामारी के बावजूद सैनिक स्कूल प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। और आज के इस अवसर पर मैं हीरक जयंती के इस समारोह में
माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश या देश के पहले सैनिक स्कूल को आज यहां प्रदान किया है। मैं सैनिक स्कूल की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि देश का पहला सैनिक स्कूल है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, और इसके लिए मैं, यद्यपि प्रिंसिपल की तैनाती यहां पर हम रक्षा सेनाओं से ही लेते हैं और हर 3 साल के बाद हम प्रिंसिपल की तैनाती यहां पर नए सिरे से करते हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर नए प्रिंसिपल के रूप में श्री राजेश राघव, कर्नल राजेश राघव यहां पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, और आज इसको आशीर्वाद, इस संस्थान को आशीर्वाद माननीय राष्ट्रपति जी का प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ साथ अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जुड़े हुए मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और विभाग के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने विकास की इस प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान की है। पुरातन छात्र इस संस्थान से जुड़ करके इसके विकास में और जीवन के अपने अनुभव का लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं को दे पाएंगे तो निश्चित ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्राप्त होगी। एक बार फिर से आप सबको हीरक जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, और इस संस्थान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, शिक्षा का वो जिक्र कर रहे थे और कारगिल युद्ध के नायक के नाम पर स्कूल जिसका वो जिक्र कर रहे थे, और राज्य सरकार से संचालित ये पहला स्कूल जिसकी वो बात कर रहे थे, और हर 3 साल में नए प्रिंसिपल की तैनाती होगी। तो किस तरह से ये स्कूल आगे बढ़ेगा वो ये बता रहे थे। कैप्टन मनोज पांडे जो है उनके नाम से ये स्कूल। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करूंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका शुभारंभ किया, और जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सैनिक स्कूल की जो है 60वीं सालगिरह, अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सुनते हैं अब वो क्या कहेंगी। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार जी, भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमांड के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री राज शुक्ला जी, सभी अधिकारी जी, कैप्टन। तो हर अपडेट आपको देंगे जानकारी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। पर घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। मुजफ्फरनगर में मीटिंग के दौरान मंत्री के सामने फैक्ट्री मालिकों ने जमकर गाली गलौज की। मंत्री ने खुद मामले को शांत। और बड़ी खबर आ रही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी शहर के तमाम छोटे बड़े बिल्डरों और करीब 2.5 लाख फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़े सबसे बड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। इस मामले में 1.5 लाख फ्लैट खरीदारों की किस्मत और दोनों अथॉरिटी के करीब 35,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं। शीर्ष अदालत बिल्डरों से बकाया वसूली पर ब्याज दर और पेनल्टी पर फैसला सुना सकती है। बिल्डरों से मार्जिनल कॉस्ट जो है ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जो है, यानी कि MCLR से ब्याज लेने या नहीं लेने पर कोर्ट स्थिति साफ करेगी। यही वजह है कि बिल्डर बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बकाया भुगतान नहीं होने से दोनों प्राधिकरण पूरी तरह से जो है परियोजना जो पूरी हो चुकी है उसका पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुशील, ये पूरा मामला समझाइए जरा। आज देखिए, पूरा मामला फिलहाल 2010 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। मैं आपके पास आऊंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो प्रेस को संबोधित कर रही हैं, एक बार सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है और ना ही
इसके एवज में उनको राज्यसभा आदि में भेजती है तथा ना ही उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके हिसाब से अपनी सरकार की नीतियां बना के अपनी सरकार चलाती है, बल्कि इसके स्थान पर बीएसपी अपनी सदस्यता के जरिए व अन्य विभिन्न मौक़ों पर पार्टी के सामर्थ्यवान लोगों से भी पार्टी की सदस्यता के जरिए ही उनसे पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी लेती है। इतना ही नहीं, बल्कि पार्टी के ऐसे लोगों से ही बीएसपी ने समय समय पर देश में कोरोना व बाढ़ पीड़ितों आदि जैसे अन्य और ज़रूरतमंद लोगों की भी विभिन्न रूपों में सीधा मदद भी करवाई है, ये सभी को मालूम है। लेकिन इससे खासकर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं, तथा बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का भीड़ जुटाने का कल्चर है। इससे समझा जा सकता है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। इसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते हैं। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है, अधिकांश उनको पैसा देकर खड़ा करती है। इसलिए अधिकांश इनके उम्मीदवारों को जीतने हारने से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो तो ये मानकर चलते हैं कि अब हमारे घर का कुछ समय तक का खर्चा चल जाएगा, जो उनको चुनाव लड़ाने के लिए वो पैसा देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय हालत नहीं है तो और क्या है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। अर्थात बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए, ये भी मेरी इनको सलाह है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब देश में लोकसभा व किसी भी राज्य में विधानसभा का आम चुनाव होता है तो खासकर पार्टी के मजबूत राज्यों में एक एक सीट पर कई उम्मीदवार पार्टी का टिकट चाहते हैं। यानी कि बीएसपी के बारे में मैं बता रही हूँ, तो खासकर पार्टी के मजबूत राज्यों में एक एक सीट पर तो कई उम्मीदवार बीएसपी का टिकट चाहते हैं।
जिसमें कुछ उम्मीदवार आर्थिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार टिकट तो ले लेते हैं, यानी कि पार्टी का टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव में ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च नहीं करते। तब फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मजबूरी में आपस में चंदा इकट्ठा करके उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ता है। इसे भी खास ध्यान में रखकर तब हमारी पार्टी को मजबूरी में पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए उनसे कुछ एडवांस में ही पैसा भी जमा कराना पड़ता है और फिर उसी पैसे को उनके चुनाव पर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खर्च कर दिया जाता है, जिससे हर चुनाव में विरोधी पार्टियां इसी प्रकार गलत तरीके से प्रचारित करती हैं और बीएसपी की छवि को धूमिल करने का भी वो पूरा प्रयास करती है, हथकंडे अपनाती हैं और बीएसपी की इमेज को खराब करती हैं। वैसे भी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। ये भी सर्वविदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है जैसे दूसरी पार्टियां होती हैं, बल्कि गरीब और मजलूमों की पार्टी है। उन्हीं की ही थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद से अपनी पार्टी को चलाती है। जो गरीब मजलूम हैं उन्हीं की आर्थिक मदद से पार्टी को चलाती है। ये सभी पार्टियां बीएसपी के बारे में अच्छी प्रकार से जानती हैं, इसलिए बीएसपी के बारे में ऐसे कुछ भी गलत प्रचार करने से पहले इनको कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। ये भी पार्टियां जानती हैं और हमारे लोग भी जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी हर वर्ष अब मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब मेरा जन्मदिन होता था तो मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मेरे जन्मदिन पर पार्टी के अधिकांश लोग तो महंगे कपड़े व गहने आदि मुझे देते थे, जिसे ध्यान में रखकर फिर हमने ये फैसला लिया कि आप बीएसपी सदस्यता की किताबें ले जाएं। जो मुझे कीमती कपड़े और गहने देते थे तो उसे ध्यान में रखकर फिर हमने ये फैसला लिया कि आप बीएसपी सदस्यता की किताबें ले जाएं। जितने के आप मुझे कीमती गहने कपड़े आदि देना चाहते हैं तो उतने के आप अपने क्षेत्र से बीएसपी के सदस्य बना के वो पैसा आप मुझे पार्टी को आर्थिक सहयोग के रूप में दे सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं है। उसके बाद से अब हम इस मौके पर अपने लोगों को हर वर्ष बीएसपी सदस्यता की किताबें दे देते हैं। लोग फिर उसके जरिए हर वर्ष पार्टी को खुशी खुशी से काफ़ी आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन इसे भी कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियां भी काफ़ी गलत तरीके से, जब मेरा जन्मदिन होता लोग पार्टी को आर्थिक सहयोग देते हैं तो उसे भी कांग्रेस पार्टी सहित ऐसी मानसिकता वाली जो अन्य पार्टियां हैं तो इसे भी गलत तरीके से प्रचारित करती हैं। बुकलेट में कहा कि आज यूपी में वो सत्ता में, आप लोगों को मालूम है, उसकी बुकलेट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो सत्ता में आने के लिए कितने तड़फ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद शुरू में लंबे अरसे तक यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में रही। लेकिन इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने की वजह से फिर लोगों ने इस पार्टी को छोड़ दिया और तभी हमें बीएसपी बनानी पड़ी और बीएसपी की तरह अन्य और पार्टियां भी बनी। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो कांग्रेस की का जो आज हाल बेहाल है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारी पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टियां नहीं है, जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं। इसके लिए सही मायने में जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी की खुद गलत नीतियां, कार्यशैली। आप मायावती को सुन रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ आप आज काफी नाराजगी दिखा रही थी। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुनते हैं।
इंजीनियरिंग, न्यायपालिका, सिविल और पुलिस सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान दिया है। उनमें से कई पूर्व छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं। वे सभी आपके स्कूल का गौरव तो हैं ही, आप सभी कैडेट्स के लिए वे सभी आदर्श उदाहरण भी हैं। जब सैनिक की भावना और अनुशासन के साथ खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ी उतरते हैं तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और नीरज चोपड़ा जैसे इतिहास रचने वाले चरित्र सामने आते हैं। वस्तुतः चरित्र निर्माण ही सैनिक स्कूलों की विशेषता है। चरित्र बल ही देश के गौरव के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना का आधार होता है। देवी और सज्जनों, इस सभागार में उपस्थित अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के आदरणीय पिताजी जो आज यहाँ आए हैं ना, मैं पूरे देश की ओर से आपको नमन करता हूं और उनके सभी परिवारजनों का अभिवादन भी करता। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हेतु उनके बलिदान के लिए सभी देशवासी आपके परिवार के सदैव ऋणी रहेंगे। इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर संपूर्णानंद के परिवारजनों का भी मैं अभिवादन करता हूं। जिस कारगिल युद्ध की बात हुई जिसमें हमारे कैप्टन मनोज पांडे जी शहीद हुए, उसकी एक मेरे जीवन में भी एक अलग कहानी है। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक कैप्टन तो शहीद होकर के चला गया, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से अटेम्प्ट कर रहा हूं कि मैं कारगिल शहीद दिवस पर कारगिल स्मारक पर जा सकूं और शहीदों को शहीदों को अपना नमन कर सकूं, लेकिन ये अभी तक मुझे सौभाग्य नहीं मिला। 2019 में अटेम्प्ट किया, 2021 में अटेम्प्ट किया, दोनों बार श्रीनगर तक गया, इस बार भी वहां तक गया। बाद में पता चला कि मौसम के खराबी के कारण हमारा चॉपर वहाँ टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। बीच में कुछ घाटियाँ आती हैं, पीक्स हैं जो जिला, और वहाँ पर क्लाउड्स बहुत जल्दी आते हैं। हमारे अधिकारियों ने हमें ले गए थे इस वर्ष 26 जुलाई 2021 को बारामूला ले गए। वहाँ पर एक शहीद स्मारक दिवस, वहाँ पर शहीद स्मारक पर हमने नमन किया, लेकिन वहाँ पर एक कोटेशन हमने देखा, और वो कोटेशन का मैं कभी कभी उल्लेख भी करता हूँ, जहाँ लिखा था, मेरा हर काम देश के नाम। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि ये कोटेशन हम सब भारतीय अपने डेली लाइफ में कभी 24 घंटे यदि इसको हम याद करके देखें कि मेरा हर काम देश के नाम, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र भावना की अलग से स्फूर्ति, एक प्रेरणा, और शायद जो सैनिकों के पास प्रेरणा होती है वो सभी नागरिकों के पास होगी। लेकिन मैंने इसका जानबूझ करके उल्लेख किया। मैं यहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो कारगिल जा कर के शहीद हो गए, देश का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन मैंने वो उम्मीद छोड़ी नहीं है। और फिर मैंने कहा सेना के अधिकारियों से, लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, CDS जनरल रावत साहब से बात हुई,
उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जी, आपकी चिंता को मैं, आपके कंसर्न को मैं समझ सकता हूं और आप निश्चिंत रहिए। इस बार का जो 2021 का जो दशहरा है, वो दशहरे में आप कारगिल स्मारक पर ही आपकी उपस्थिति जरूर हम सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे अभी भी विश्वास है कि मैं पहुंच सकूंगा और उस दिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि कारगिल विजय दिवस में युद्ध में जो हमने जीत हासिल की थी, उसमें जो मनोज पांडे जी को वहाँ पर मैं उनकी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूंगा। देवी और सज्जनों, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे स्वाधीनता सेनानियों और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे स्वाधीनता के रक्षकों में एक आदर्श समान रूप से देखा गया। वह आदर्श है राष्ट्र गौरव के लिए सब कुछ समर्पित कर देने की भावना। और जिस वाक्य का मैंने उल्लेख किया था, मेरा हर काम देश के नाम, यह आदर्श वाक्य जम्मू कश्मीर में बारामूला स्थित डैगर वार मेमोरियल में अंकित है, जहां विगत 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के दिन मैंने सेना के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस स्कूल के लिए सबसे अधिक गौरव की बात यह है कि यहाँ के छात्र रहे कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने वीरता और बलिदान की अद्भुत व अमर गाथा लिखी। सभी सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों में से वे परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र योद्धा हैं। इसी स्कूल के कैप्टन सुनील चंद्रा ने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति से भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सलमान अहमद खान, कर्नल केजे सिंह, कर्नल सुनील मुंडेजा और मेजर आशुतोष पांडे को उन सबके असाधारण पराक्रम के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मुझे जानकारी दी गई है कि सैनिक स्कूलों के छात्र रहे शहीदों में देश के लिए सर्वाधिक बलिदान आपके स्कूल के पूर्व छात्रों ने किया है। इस स्कूल से निकले भारत माता के उन अमर सपूतों की शौर्य गाथा स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ऐसे स्कूल की पवित्र भूमि पर आकर मुझे आज गौरव की अनुभूति हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए कहा जो ब्रिटिश हुकूमत से आर्थिक अनुदान लेते थे। गांधी जी के आह्वान पर अनेक विद्यार्थियों ने अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। ऐसे राष्ट्रप्रेमी विद्यार्थियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए गांधी जी ने पूर्णतया भारतीय समाज के सहयोग से बने शिक्षण संस्थानों की स्थापना की पहल की। परिणाम स्वरूप काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन स्वयं गांधी जी ने किया। आपके स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय काशी विद्यापीठ के सर्वप्रथम अध्यापकों में से एक थे और उन्होंने विद्यापीठ के कुलाधिपति की जिम्मेदारी भी निभाई थी। काशी विद्यापीठ शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन का भी एक प्रमुख केंद्र था। जब भारत स्वाधीन हुआ तो डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ऐसी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए के बारे में जो सोचा, जो लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई अमूल्य स्वाधीनता की रक्षा कर सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों की सेनाओं में उपस्थिति बढ़ाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस विद्यालय की स्थापना की। प्रखर विद्वान और शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद ने शिक्षा के उद्देश्य पर अपने विचारों को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है। उन्होंने योग अभ्यास पर भी
बहुत महत्व दिया। उनके विचार में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जिज्ञासा होनी चाहिए और हृदय में विनम्रता। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थी और अध्यापकगण इस सैनिक स्कूल की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएंगे तथा राष्ट्र सेवा के गौरवशाली अध्याय लिखेंगे। देवियों और सज्जनों, मैं राष्ट्रपति होने के साथ साथ देश का एक संवेदनशील नागरिक भी हूं। मेरी यात्रा के दौरान कई शहरों में इस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं कि मेरी यात्रा के दौरान यातायात पर नियंत्रण के कारण आम जनता को जो असुविधा होती है उसके विषय में मुझे भी चिंता होती है, मुझे पीड़ा भी होती है। लेकिन मैं आज 2-3 सुझाव दे रहा हूं। पहला सुझाव ये कि कार्यक्रम के नियत समय से पहले ट्रैफिक पर बहुत पहले 15 मिनट समझ में आता है, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को मुस्तैदी से निभाने के उद्देश्य से करते हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनको इतना सजग होना चाहिए कि ट्रैफिक को नियंत्रण करने में जितना कम से कम समय आप दे सकें, 10 मिनट 15 मिनट, उस तक तो ठीक है। बहुत पहले रोक देना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस आदि के बिना रुकावट निकलने के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। ये एक केवल मेरे बारे में नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी जब ट्रैवल करते हैं, राज्यपाल महोदया भी ट्रैवल करती हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। यदि आवश्यकता हो, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, यदि आवश्यकता हो तो हम जैसे लोगों के जो कारकेड हैं उनको रोक करके भी एम्बुलेंस वगैरह को आप आगे निकाल सकते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए केवल प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए जो सड़क पर वाहन चालक हैं। तो आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुन रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश देहरादून को जोड़ने वाले रानी पोखरी जाख नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने से पुल टूट गया है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो चुकी है। पुल की हालत काफी जर्जर थी और ये एयरपोर्ट के पास मौजूद है। इधर पुल टूटने से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो चुका है। हादसे में कुछ लोगों के भी इसकी चपेट में आने की खबरें आ रही है, कुछ लोग घायल हुए। तस्वीरें देखिए आप। पुल की हालत पहले से जर्जर थी, फिर भी रोक नहीं लगाई गई क्योंकि कुछ लोग इसकी चपेट में आए हैं और पानी का तेज बहाव था। लगातार आपको न्यूज़ 18 खबर दिखा रहा है कि पहाड़ जो हैं किस तरह से प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। बारिश से लगातार चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देखिए सड़क जो है, ये पुल जो है किस तरह से टूटा हुआ है, बिल्कुल ही बीच से। आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पर कोई पुल ही नहीं था। रानी पोखरी में जाखन नदी पर ये पुल बना हुआ था जो कि अब गिर चुका है। पानी का तेज बहाव और कुछ लोग जो हैं देखिए, एक बाइक है, मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं खुद को बचाते हुए। पास में एयरपोर्ट है। ये बड़ा हादसा। बाइक भी गई, मेरी बाइक। ऋषिकेश से ये खबर आ रही है, रानी पोखरी में जाखन नदी में बना पुल जो है वो गिर चुका है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और पानी बहता हुआ भी आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर दरारें हैं, कई जगहों पर सड़कें जो हैं बंद की गई हैं, हाईवेज बंद किए गए हैं। दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपांकर, इस पूरे क्षेत्र के बारे में बताइएगा और ये जो पुल टूटा है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा?
जीनत, जो देहरादून एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट के नजदीक का ये इलाका है और खास बात यह कि ऋषिकेश और देहरादून को यही पुल जोड़ता है। अगर आप देहरादून से ऋषिकेश जाएंगे तो इसी रूट को इस्तेमाल किया जाता है सभी की तरफ पूरे ट्रैफिक के लिए। और ये पुल टूटा है, इस पुल कुछ जो अभी तो विजुअल्स वहां से सामने नजर आए, उसमें कुछ गाड़ियां भी वहां पर दिख रही हैं। अभी जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं, इस तरह की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ ये बड़ा नुकसान है क्योंकि इससे पूरे जो ऋषिकेश और देहरादून की कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी है। और इस बात का अंदेशा इसलिए भी था क्योंकि जो बारिश के अलर्ट जारी किए गए थे मौसम विभाग की तरफ से कि ऑरेंज अलर्ट था बारिश का, और देहरादून में पिछले 2 दिनों में शाम के वक्त पर तेज बारिश भी हुई है, एक दिन 150 mm तक, कल 100 mm तक, और उसी की वजह रही कि पानी का बहाव बहुत तेज है वहां पर नदी में। और अब ये पुल वहां पर टूटा है, कुछ देर में हम वहां पर मौके पर मौजूद होंगे और फिर वहां से मौजूदा हालात का पता लगेगा जीनत कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है। लेकिन दीपांकर, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, ऋषिकेश और देहरादून के बीच में यही एक माध्यम था, तो ये तो एक चीज जरूर स्पष्ट कीजिएगा कि 1-2 दिन में तो स्थिति ऐसी बनी नहीं होगी और पुल की स्थिति भी एकदम से पानी आया और पुल बह गया ऐसा भी नहीं हुआ होगा। कुछ तो जानकारी रही होगी पुल की हालत को लेकर, और बाकायदा इस तरह के जो पुल होते हैं उनकी तो मॉनिटरिंग होती है। बिल्कुल जीनत, अब अगर देहरादून के आसपास के आप इलाकों में अगर देखेंगे, ये यहाँ पर अभी जो कुछ ब्रिज बने हैं या फिर फ्लाईओवर्स बने हैं, उनकी क्वालिटी को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, ऑल वेदर रोड पे जो तमाम काम हुआ है उसकी क्वालिटी को लेकर भी तमाम क्वेश्चंस हुए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या पुल की कमी थी या पुल में क्वालिटी में कहीं पर इस तरह की कमी थी कि उस वजह से ये हादसा हुआ है, जो पुल वहां पर पूरा टूट चुका है। और बड़ी बात यही है कि पुल जो बनता है वो पूरी इंजीनियरिंग के साथ बनता है कि कितना पानी यहाँ पर आता है, कितना फोर्स पानी का होगा, और बरसात में अगर नदी पूरे फ्लो पर होगी तो क्या पुल से झेल पाएगा। ये यहाँ पर आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि एक पुल अगर आप 2 शहरों जोड़ने के लिए बना रहे हैं और वो एक तेज बरसात में बह जाए, टूट जाए, तो ये वाकई एक गंभीर मसला है जीनत। लेकिन मौके पर किस तरह की स्थितियां हैं, कुछ ही देर में वहां पर ठीक, आप पहुंचिए और फिर ये पुल कब बना और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी और किस तरह से ये हादसा हुआ, सारी जानकारियां जो हम आपके जरिए अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम जो है इस जगह पर पहुंच रही है, लेकिन ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाला जो पुल था वो टूट चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट की भी बात कर लेते हैं। वहां पर भी नदी उफान पर है और हुआ ये कि एयरपोर्ट को जाने वाली रोड का एक बड़ा हिस्सा नदी में बह गया, समा गया। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नुकसान जो है वो नदी के किनारे जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी हुआ है। तो तस्वीरें जो है चारों तरफ से तबाही की आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।